क्या वहां ये भी लिखा है कि सच बोलना चाहिए? क्या सच बोलना चाहिए ये लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है तो मेरी बात सत्य है, मैंने कब झूठ बोला? मेरी बात सिद्ध हो गई कि सब कानूनों में लिखा है। वो कंट्रडिक्शन है, वो विरोधाभासी है। हमने जो बात कही वो बात वहां लिखी है, तो मतलब हमारा वचन सिद्ध, सत्य सिद्ध हुआ। अब अगर उसमें कंट्रोडिक्टरी बात भी लिखी है, विरोधी बात भी लिखी है कि झूठ बोलो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, तो ये तो लिखने वाले का दोष है ना। वो दोनों बातें जो आपस में विरुद्ध हैं, वो दोनों तो धर्म नहीं हो सकती। अगर सत्य बोलना धर्म है तो झूठ बोलना अधर्म है। अगर अहिंसा का पालन करना धर्म है तो हिंसा करना अधर्म है। जब वो अधर्म है तो उसको आप धार्मिक कैसे कहेंगे? वो धार्मिक है ही नहीं, ना वो धर्म है, ना वो पुस्तक धर्म की है, ना वो धार्मिक पुस्तक है, वो सब गड़बड़ है। तो जो बातें कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधी बातें, उनको छोड़ देना होगा। अब दो में से आप पसंद कर लीजिए, सत्य बोलना ठीक है या झूठ बोलना ठीक है। फिर उसका फैसला हो जाए कि दो में से धर्म कौन सा है, कौन सा तो धर्म माने और कौन सा छोड़ दें। बताइए, सत्य बोलना धर्म स्वीकार करें या असत्य बोलना धर्म स्वीकार करें? बस, तो हमारी बात सही है। हमारी बात ठीक है, बिल्कुल। हमने कहा था यूनिवर्सल है। सब लोग चाहते हैं आप मेरे साथ सत्य बोलें। कोई भी नहीं चाहता कि आप मेरे साथ झूठ बोलें, चाहे वो दिन भर झूठ बोलता हो। जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है, दूसरे से फिर भी यही उम्मीद रखता है कि तुम मेरे साथ सच बोलो, तुमने मुझे झूठ बोलकर मूर्ख क्यों बनाया। उस पर डंडा नहीं लगाएगा। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल लिखा है। अहिंसा भी लिखा है और हिंसा भी लिखा है, दोनों बातें लिखी हैं। तो दोनों धर्म नहीं हो सकते, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दो में से कौन सी बात ठीक है। जो ठीक है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। लिखी तो दोनों है। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी किताब में या किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि झूठ बोलो। मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने जो बात कही मेरी बात सिद्ध है। सब देश के संविधानों में लिखा है सत्य बोलो। मैंने इतनी बात कही थी और वो लिखी है। हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए बनाए गए कोर्ट, न्यायालय इसीलिए तो बनाया कि सच बोलो। झूठ बोलोगे तो धारा 420 लागू होगी। धारा 420 लागू हो जाएगी। क्योंकि सत्य से ही सुख मिलता है। धर्म वही तो है, जो सुख देता है वो धर्म है, जो दुख देता है वो अधर्म है। तो अहिंसा ये धर्म है, क्योंकि अहिंसा का पालन करने से सुख मिलता है। सत्य का पालन करना धर्म है, क्योंकि सत्य का पालन करने से सबको सुख मिलता है। कुछ लोग अविद्या से, अज्ञानता से झूठ बोलने में फायदा समझते हैं, वो उनकी भ्रांति है। झूठ बोलने से फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। पर वो उसमें फायदा समझते हैं, इसलिए भ्रांति के कारण झूठ बोलते हैं। जब समझ में आ जाएगा कि सत्य बोलने से ही लाभ होता है, फिर वो सत्य ही बोलेंगे, फिर झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यानी सिद्धांत में वो स्वीकार करते हैं कि सत्य बोलना ही ठीक है, सत्य की ही जीत होती है। तभी तो लिखा है सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है तो खुशी होती है, सुख सुख मिलता है। इसका मतलब सत्य बोलने से सुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है वो धर्म है। इसलिए सत्य बोलना ही धर्म। किसी किताब में लिखा हो कि झूठ बोलो तो समझ लेना ये अधर्म है, भले लिखा हो, पर वो मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हाँ, बोलिए। हाँ, जो झूठ बोलता है वो अपराधी है, उसकी ठुकाई होगी। भगवान थोड़ी छोड़ेगा। केस कैसे लड़ेंगे? केस किस लिए लड़ते हैं? न्याय के लिए या अन्याय के लिए? केस लड़ने का उद्देश्य क्या होता है? दुष्ट को, अपराधी को बचाओ, क्या ये उद्देश्य है? वकील सरकार ने बनाए,
किस लिए बनाए थे? दुष्टों को, अपराधियों को बचाओ और निर्दोष जनता का गला काटो, इसलिए बनाए थे। बोलिए। हुई, होनी चाहिए। ये बात मैंने आज से कई साल पहले, बताऊं, कम से कम 30 साल हो गए। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था बस में। ये 30 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ, लगभग 28-30 साल हो गए होंगे। तो मेरे साथ बस में एक व्यक्ति और बैठा था। तो तब मैं ब्रह्मचारी था, सफ़ेद कपड़े पहनता था, यहाँ पढ़ाता था विद्यालय में। तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था बस में। तो उसने मेरे को देखा, ब्रह्मचारी जैसे कपड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी थी। तो उसने ऐसे कुतूहलवश पूछ लिया कि महाराज जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं दर्शन पढ़ाता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा गुजरात में, एक हमारी संस्था है दर्शन योग महाविद्यालय, वहाँ पढ़ाता हूँ। फिर मैंने भी पूछ लिया आप क्या काम करते हैं? बोले मैं वकील हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहाँ रहते हैं? महेंद्रगढ़ में, हरियाणा का था, महेंद्रगढ़ में कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मेरी रुचि है, मैं जो भी किसी फील्ड का विद्वान मिलता है तो उससे दो बातें सीख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, अपनी जानकारी बढ़ती है उससे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप वकील हैं और वकालत करते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं कुछ बात जानना चाहता हूँ, आपकी फील्ड की है, आप मुझे बताएंगे? बोले हाँ हाँ बताएंगे, पूछो पूछो। मैंने कहा जब कोई अपराधी अपराध करके आता है तो वो वकील साहब के पास जाके बोलता है वकील साहब मुझे बचाओ, मैंने इतनी ऐसा ऐसा गड़बड़ की है। तो वकील जो है उसको सुनता है और वो कहता है ठीक है बचाएंगे, इतनी फीस लेंगे, और वो बचाने की कोशिश करता है। बहुत बार वो सफल हो जाता है अपनी चालाकी से। वो तोड़ मरोड़ करते ही हैं सारा दिन वकील, जैसा बहन जी कह रही हैं झूठ बोलते हैं सारे। तो कई बार वो बचाने में सफल हो जाता है और कई बार बेचारा फेल हो जाता है, प्रमाण से अपराधी सिद्ध हो जाता है दोषी, तो वो नहीं बचा पाता है। तो मैंने वो वकील साहब से पूछा, मैंने कहा जब कोई व्यक्ति 302 करके आया, हत्या करके आया, और आके वकील साहब को बोला साहब मुझे बचाओ, वकील साहब ने बचाने की कोशिश की, 10 में से 8 अपराधियों को बचा लिया, 2 को नहीं बचा पाए, वो अपराधी सिद्ध हो गए। तो कोर्ट ने उनको 14 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। तो कम से कम 2 साल की सजा वकील को भी तो होनी चाहिए। ये बात मैंने 30 साल पहले बोली थी उस वकील को, और वो ये बात सुन के भड़क गया। बोला क्यों क्यों, वकील को क्यों सजा होनी चाहिए? मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए, वो अपराधी का साथी है और वो कोर्ट को धोखा दे रहा है झूठ बोल के। वकील को पता है कि ये वास्तव में अपराधी है, उसने मेरे सामने स्वीकार किया है, वकील को पता है ये अपराधी है, और फिर भी वो कोर्ट को क्या झूठ बोलता है, न्यायाधीश को, साहब ये निर्दोष है, इसको खाम खा फंसाया जा रहा है। बताओ इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? जो कोर्ट को धोखा दे रहा है, सारे देश को धोखा दे रहा है, उससे बड़ा अपराधी कौन होगा? तो जब अपराधी फंस गया और उसको 14 साल की जेल हुई, तो साथ साथ 2 साल की जेल उसके वकील को भी होनी चाहिए। बहुत गर्म हो गया वो, गुस्से में आ गए मैंने कहा जिस दिन इन वकीलों को जेल होने शुरू हो जाएगी ना 2-2 साल की, उस दिन अपराध बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़े दुश्मन है देश के, ये अपराधी वकील लोग जो अपराधियों को बचाते हैं, यही तो बड़े दुश्मन है। अगर कोई अपराधी अपराध करके आया और वकील के सामने उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब मैं अपराधी हूँ, उसको तो विटनेस होना चाहिए, उसको तो साक्षी बन के प्रमाण बताना चाहिए कि इसने मेरे सामने स्वीकार किया ये अपराधी है, इसको जेल में डालो। इस तरह अपराधी सारे जेल में जाएंगे, प्रजा सुख से रहेगी, अपराध खत्म हो जाएगा। अपराध को रोकना है तो ये तरीका है, वकीलों को दंड देना शुरू करो। बहुत भड़क गया वो बेचारा। तो सरकार ने वकील इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम अपराधियों को बचाओ और निर्दोष को पिटवाओ, इसलिए नहीं बनाए थे। इसलिए बनाए थे कि जो निर्दोष है उसकी रक्षा करो, उसको बेचारे को लड़ना नहीं आता केस, उसको बोलना नहीं आता ठीक से, तो तुम इस कला को जानते हो तो तुम उसकी मदद करो, निर्दोष की रक्षा करो, अपराधी को जेल में डलवाओ। इस पर्पज से बनाए थे वकील। रोहतक में, हरियाणा में एक कोर्ट में मैं ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, वहाँ 60-70 वकील बैठे थे।
तो वहां मैंने यही बात कह दी तो वो भड़क गए। मैंने कहा वकील को विटनेस बनना चाहिए और अपराधी को जेल में डलवाना चाहिए। तो एक वकील साहब खड़े हुए, क्यों क्यों, ये तो हमारा धंधा है। वो वकील साहब क्या बोले, ये तो हमारा धंधा है, अपराधी को बचाना हमारा धंधा है, ये बोले। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप में और डाकू में क्या फर्क है? डकैती कोई धंधा है? ये कौन सा व्यवसाय है बताओ, कानून में कहाँ लिखा है डकैती करना एक व्यवसाय है? कहाँ लिखा है? ये तो डकैती है। आप में और डाकू में क्या फर्क है? यही शब्द बोला मैंने उसको पूरी सभा में, कोर्ट में। 60-70 वकील बैठे थे वहां। तो मैंने कहा सरकार ने जनता का गला काटने के लिए वकील नहीं बनाए थे, अपराधी को जेल में डलवाने के लिए और निर्दोष की रक्षा के लिए इसलिए बनाए थे वकील। तो आपके यहाँ न्याय होता है क्या? वो हरियाणा के, तो आप जानते ही हैं थोड़े अक्खड़ लोग होते ही हैं। हरियाणा का था और वो भी रोहतक, रोहतक और ज्यादा खतरनाक है इलाका। तो वो भड़क के बोला। मैंने कहा आपकी कोर्ट में न्याय होता है? बोले नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ बाहर बोर्ड पे न्यायालय क्यों लिखा है, यहाँ क्या होता है? बोला यहाँ निर्णय होता है, न्याय नहीं होता, निर्णय होता है। तो मैंने कहा बोर्ड पे निर्णयालय लिखो ना, न्यायालय क्यों लिखते हो? हाँ जी बोलिए। हाँ होता है ना। वो इसलिए करवाते हैं भाई, शायद ये बेचारा निर्दोष हो तो इसको अपनी बात कहने का अवसर तो मिलना चाहिए ना। इसलिए नहीं दिए वकील उपलब्ध कराया जाता कि अपराधी को बचाया जाए, इस उद्देश्य से नहीं। वो अपनी बात कहना नहीं जानता, इस सुविधा के लिए उसको वकील उपलब्ध कराते हैं। भाई तुम अपनी बात जो कहना चाहते हो इस वकील के थ्रू कहलवा लो, तुम क्या कहना चाहते हो, तो निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये भावना अच्छी है। पर ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भावना तो ठीक है भाई, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, पर ये तो दोषी होकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत। इनकी नीयत खराब है, इसलिए अपराध रुकता नहीं और दंड यहाँ ठीक से मिलता नहीं। जहाँ दंड नहीं मिलता वहाँ अपराध बढ़ता है। विदेशों में देख लो, दंड, कड़क दंड मिलता है, तत्काल मिलता है, थोड़े दिनों में फैसला हो जाता है, तो इसलिए वहाँ अपराध कम है। वहाँ लाल बत्ती पे बताओ कौन लाल बत्ती क्रॉस करता है चौराहे पर, सब रुकते हैं। और यहाँ भारत में अब कैमरे लगने शुरू हो गए तो थोड़े लोग रुकने लग गए, दंड शुरू हो गया तो लोग रुकने लगे। अब दंड हटा लोगे फिर वो अपराधी हो जाएंगे वापस। यही भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ के कानून का पालन करते हैं। यही लोग जो यहाँ बिगड़े हुए हैं वहाँ जाते ही एक दिन में सुधर जाते हैं, एक ही दिन में, क्योंकि वहाँ दंड लगेगा। और जैसे ही भारत लौटते हैं फिर वही बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो सीधी बात है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, मैं कितने वर्षों से कह रहा हूँ। तो वहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, इसलिए लोग ठीक चलते हैं। और यहाँ दंड फेल है, इसलिए लोग बदतमीजी करते हैं, असभ्यता करते हैं, उल्टे काम करते हैं। भारत में चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस सबसे कठोर पूरे देश में, भारत देश की बात कर रहा हूँ। इसलिए चंडीगढ़ का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में। वहाँ तत्काल चालान काटती पुलिस, छोड़ती नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई छूट छाट नहीं। और बाकी मैं जहाँ भी जाता हूँ, भोपाल में जाता हूँ, तो जिसकी कार में बैठता हूँ वो कहता है साहब भोपाल का ट्रैफिक बहुत ख़राब है। फिर मैं मन में हंसता हूँ, इसको भोपाल का ही पता है, नागपुर का पता ही नहीं। इसको भोपाल का ही पता है, नागपुर का नहीं पता। जब नागपुर जाता हूँ तो वहाँ का कार वाला कहता है नागपुर जैसा खराब ट्रैफिक भारत देश में कहीं भी नहीं है। दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली वाले कहते हैं जो दिल्ली में गाड़ी चलाना सीख ले वो दुनिया में कहीं भी चला सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे गंदा ट्रैफिक। तो सारे देश की यही हालत है। बस एक चंडीगढ़ सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ दंड कठोर है। तो सारी बात वही है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। ठीक है जी, हो गया। हाँ जी। तो जो वकील झूठ बोलता है उसको दंड मिलेगा।
यहाँ वो झूठ पकड़ में नहीं आया अथवा कानून में दोष है इसलिए उसको दंड नहीं मिला, तो ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं, वो तो दंड देगा। इसलिए वकील लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, बहुत खतरनाक व्यवसाय है। एक जगह की और घटना सुनाऊं, हरियाणा की थी, वो भी कोर्ट की थी। कोर्ट में मुझे एक जज साहब ले गए, बोले हमारी कोर्ट में आप प्रवचन करेंगे वकीलों को। मैंने कहा करेंगे। वो ले गए मुझे, दादरी की बात है, दादरी हरियाणा, रोहतक से 30-50 किलोमीटर दूर है। तो मैंने वहाँ प्रवचन किया, 51 वकील बैठे थे। तो मैंने वहाँ कर्मफल सुनाना शुरू किया। जो झूठ बोलता है भगवान उसको कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, उल्लू बनाएगा, बकरी बनाएगा, अगले जन्म में छोड़ेगा नहीं। खूब सुनाया। फिर मैंने कहा कोई शंका हो तो पूछिए। एक वकील साहब खड़े हुए, कहने लगे गुरुजी आप जो कुछ बता रहे हैं अगर ये सच है तो हमें लगता है कि हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे। हमें लगता है हम अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। जब सारा दिन झूठ बोलते हैं तो दंड तो मिलेगा ना, ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। वो तो भेड़ बकरी गधा सुअर हाथी बैल बनाएगा। फिर वो कहने लगा अच्छा गुरुजी कोई रास्ता बताओ इससे बचने का, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा दो उपाय हैं। एक उपाय ये है, या तो सच बोलना शुरू करो, कि झूठ बोलना बंद करो। जो आप व्यवसाय में झूठ बोलते हैं ये बंद करो। सच बोलो तो पुण्य मिलेगा, तो उसका इनाम मिलेगा, तो आप मनुष्य बन सकते हैं अगले बार। और अगर सच नहीं बोल सकते तो ये व्यवसाय छोड़ो, धंधा बदलो। कोई लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, ज़मीन बेचो, मकान बेचो, टीचर बनो, कोई और दूसरा काम करो जिसमें झूठ ना बोलना पड़े या कम बोलना पड़े। यहाँ तो सारा दिन झूठ बोलते हैं। तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। हाँ जी, हो गया, आगे चलें। नहीं बताता।